Hello friends, good morning. Today's topic is about introduction and approach of Specific Relief Act. A Specific Relief Act in short is called SRA. सबसे पहले हम SRA का जब किसी भी हम एक्ट को पढ़ते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमें अगर जुडिशरी क्लियर करनी है या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं LLB में भी, तब भी हमें सबसे पहले एक्ट का प्रीएम्बल देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप बेयर एक्ट खोल के बैठे, अच्छे से रिवाइज होता रहेगा साथ साथ। जो प्रीएम्बल है SRA का वो वर्ड यूज़ करता है डिफाइन एंड अमेंड। डिफाइन क्या करता है? ये डिफाइन करता है वेरियस रिलीफ्स। और अमेंड क्या करता है? ये अमेंड करता है ये 1877 एक्ट। ओके, तो अब हमें चेक क्या करना है। हमें किसी भी लॉ के एक्ट को हमें ये चेक करना होता है कि ये एग्जॉस्टिव है या नहीं है। अगर हमें ये देखना है कि ये एग्जॉस्टिव है या नहीं है, तो हमें इस वर्ड को चेक करना पड़ेगा। अगर ये वर्ड यूज़ हुआ है प्रीएम्बल में, तो इसका मतलब होता है एक्ट इज़ एग्जॉस्टिव। लेकिन हम जब SRA के प्रीएम्बल को देखते हैं तो उसमें ये वर्ड नहीं यूज़ हुआ। इसका मतलब SRA इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। अब हम गाइज, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव का। एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है, क्या एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव है, दूसरे लोग की हमें नीड पड़ती है, किसी लोग की अगर हमें हेल्प की नीड पड़ती है तो हम ले सकते हैं उसकी हेल्प या नहीं ले सकते हैं। अगर हम किसी लोग की हेल्प ले सकते हैं तो वो नॉट एग्जॉस्टिव होता है। और हमें अगर वो एक्ट खुद ही में संपूर्ण होता है, खुद ही में फुल सब कुछ इंक्लूड करता है, तो उस एक्ट को हमें एग्जॉस्टिव कहते हैं। और फिर जब हम आगे प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है प्रीएम्बल में, सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, इसका मतलब ये है सर्टेन काइंड, मतलब ऑल स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पर नहीं डिफाइन है, बस सर्टेन काइंड के स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पे डिफाइंड है। इससे भी क्या कंक्लूज़न निकलता है? इससे भी सेम कंक्लूज़न निकलता है कि SRA इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, हाउएवर जितने स्पेसिफिक रिलीफ सर्टेन काइंड के जितने स्पेसिफिक रिलीफ SRA में डिफाइन और एक्सप्लेन किए गए हैं, उसके लिए SRA एग्जॉस्टिव है। SRA पूरे रिलीफ्स के लिए एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन जितने रिलीफ SRA में डिफाइन किए गए हैं और डील किए गए हैं, उन रिलीफ्स के लिए SRA एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब ये है कि अगर जो SRA में रिलीफ्स दिए गए हैं उसकी अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम SRA को पढ़ के और रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो रिलीफ्स इसमें नहीं दिए गए हैं SRA में, तो उसके लिए हम दूसरे एक्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा डिफाइन वाला और सर्टेन काइंड वाला जो टॉपिक था वो तो हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन प्रीएम्बल में एक और वर्ड यूज़ हुआ है अमेंड, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये 1877 वाले एक्ट को अमेंड करता है। ओके,
तो ये जानने के लिए हमें एसआरए के बैकग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। जो एसआरए 1963 है वो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस कर दिया गया है। किसको? 1877 एक्ट को। और रिप्लेसमेंट क्यों हुआ था? रिप्लेसमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि लॉ कमीशन ने नाइन्थ रिपोर्ट, फ्रेंड्स मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले, रिकमेंड किया था। ओके, फिर ये एक्ट पास कब हुआ? ये पीटी में बार बार आता है कि ये एक्ट कब पास हुआ, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। ये 13 दिसंबर 1963 को पास हुआ। और ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये इन्फोर्स में कब आया? तो ये इफ़ेक्ट में आया 1 मार्च 1964 को। ओके, हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया। लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास बहुत सारे अदर लॉज हैं तो हमें एसआरए की नीड ही क्यों पड़ी? तो फ्रेंड्स इसकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है, फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, पीटी के लिए नहीं लेकिन मेंस के लिए ज़रूर। आप जब भी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस वर्ड यूज़ करेंगे आपके 1 से 2 नंबर मेंस में बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करते रहे मेरे साथ साथ नोटबुक में। इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ये है कि उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब इस मैगज़ीन के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। फ्रेंड्स जब तक हमें कोई भी राइट दे दिया जाएगा, सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है? हमें राइट देता है। और हमें कोई भी राइट दे दिया जाएगा सब्सटेंटिव लॉ में लेकिन उसकी रेमेडी नहीं दी जाएगी तो फ़ायदा क्या? वो तो यूज़लेस हुआ ना। जैसे इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको ये राइट है कि आप 500 रुपये ले सकते हैं अगर आपको नीड पड़े तो ये राइट तो आपने दे दिया, लेकिन किससे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, ये सब आपने नहीं बताया, तो वो 500 हमारे लिए यूज़लेस हो जाते हैं। ओके, तो ये एसआरए रेमेडियल एस्पेक्ट को डील करता है। जब भी सब्सटेंटिव लॉ एडिक्वेट रिलीफ नहीं देता, हमें नहीं प्रोवाइड करता, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एसआरए की। और अब वो कैसे ज़रूरत पड़ती है कैसे नहीं,
इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम पूरा का पूरा एसआरए पढ़ लेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एसआरए हमें एडिक्वेट रिलीफ्स दिलाता है, लेकिन हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि रिलीफ दिलाएगा तो किसके किसके अगेंस्ट दिलाएगा? स्टेट के अगेंस्ट दिलाएगा, जैसे कि हमारी आईपीसी दिलाती है, या किसी पर्सन के अगेंस्ट दिलाएगा? तो फ्रेंड्स, एसआरए हमें रिलीफ दिलाता है इन पर्सोनम, मतलब अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन। फ्रेंड्स, जो रिलीफ होते हैं, जो राइट होते हैं और रिलीफ होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक राइट इन रैम, रिलीफ इन रैम, और एक राइट इन पर्सोनम, रिलीफ इन पर्सोनम। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तो अब अगर कोर्ट मुझे रिलीफ दिलवाएगा, फ्रेंड्स, जैसे अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है या मेरे घर में चोरी हो जाती है और ए ने चोरी की, तो यहाँ पे रिलीफ इन रैम दिलाया जाएगा। रैम, रिलीफ इन रैम दिलाया जाएगा, मतलब ए अब किसी के घर में भी चोरी नहीं कर सकता। रिलीफ पूरी सोसाइटी को दिलाया जाएगा और पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट दिलाया जाएगा। मुझे या जिसके भी घर में चोरी हुई, मान लो एक्स के घर में चोरी हुई है, तो एक्स को रिलीफ इन रैम दिलाया जाएगा, यानी उसको उसके घर में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। ठीक है। और रिलीफ इन पर्सोनम क्या होता है? अभी हमारा कंसर्न इससे नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया है। रिलीफ इन रैम हमारा क्रिमिनल में मैं आपको पढ़ाऊँगी, या फिर डाइवोर्स वाले टॉपिक पे मैं आपको पढ़ाऊँगी, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अच्छे से समझना और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। रिलीफ इन पर्सोनम, ये रिलीफ इन पर्सोनम क्या होता है? जैसे ए है, वो बी के घर में कचरा डालता है, डस्ट डालता है, ठीक है। बी कोर्ट को जाता है कि ऑनरेबल साहब, ये मेरे घर पे रोज़ रोज़ कचरा डालता है, प्लीज़ मुझे इंजंक्शन दिलवाओ इससे। इंजंक्शन हमें एसआरए में मिलता है, सीपीसी में भी मिलता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। एसआरए इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, तो इसलिए हम दूसरे एक्ट की कभी कभी हेल्प ले सकते हैं। जब मैं इंजंक्शन के टॉपिक पे आऊँगी तो और क्लियर कर दूँगी, मैं अभी अगली वीडियो में इंजंक्शन के टॉपिक पे आऊँगी। तो ए जो है बी के घर में डस्ट डालता है, तो बी कोर्ट जाता है कि सर ऐसे ऐसे मेरे घर पे डस्ट डालता है, ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा? कोर्ट बी को रिलीफ दिलाएगा, इंजंक्ट करेगा ए को कि वो डस्ट ना फेंके। ओके, तो ये क्या हुआ? रिलीफ इन रैम पर्सोनम। ये रिलीफ इन पर्सोनम क्यों हुआ? क्योंकि बी को जो यहाँ पे रिलीफ मिला है वो अगेंस्ट ए मिला है, अगेंस्ट होल सोसाइटी नहीं मिला है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि अब आगे से आपके घर पे ए को इंजंक्ट किया जाता है कि वो आपके घर पे डस्ट ना डाले।
होल सोसाइटी को इंजेक्ट नहीं किया है कि होल सोसाइटी अब आपके घर पे डस्ट ना डाले। होल सोसाइटी आपके घर पे अभी डस्ट डाल भी नहीं रही है, और अगर कोई डालता भी है इन केस फ्यूचर में, तो आपको उसके लिए सेपरेट रेमेडी, या आप ये कह सकते हैं सेपरेट इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थैंक यू। ओके, तो ये होता है रिलीफ इन रैम। रैम मतलब होल सोसाइटी, और पर्सोनम मतलब अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन ओनली। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा जो अप्रोच है वो हमारा अप्रोच जुडिशियल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जुडिशियल एग्ज़ाम्स के मेन और प्री का अप्रोच रखूँगी। मैं आपको बताती चलूँगी कि प्री में किस तरह के एग्ज़ाम्स आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारा जो राइटिंग में हमें क्या क्या चीज़ लिखनी चाहिए जिससे कि मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और प्लस जो स्टूडेंट अभी एलएलबी कर रहे हैं वो भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो अभी से इस सब को पढ़ते हुए चलेंगे तो उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, प्लस वो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स पे सारी वीडियोस बनाऊंगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं कैसे पढ़ाऊं, मतलब कि किस तरह से आप लोगों को ज़्यादा समझ आता है, एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू या फिर शॉर्ट में जल्दी जल्दी। अगर आप लोग चाहते हैं डीपली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, तो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और भी अच्छे से इम्प्रूव करके पढ़ाऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैम आप इतना ज़्यादा ना पढ़ाएं, हमें थोड़ा पढ़ाएं, तो मैं फिर बेयर एक्ट और उसकी इंटरप्रिटेशन और फिर भी अच्छे से पढ़ाऊँगी। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको एग्ज़ाम्पल्स से ज़्यादा अच्छा समझ आता है या फिर नॉर्मल सा ज़्यादा समझ में आता है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा ठीक है, बाय।